हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभाष और आपका स्वागत करता हूं विभाष एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, ये है विज्ञान क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 ऊष्मा यानी कि हीट। तो साथियों, ये जो मैंने फैक्ट बताया है साथियों चैप्टर नंबर 3 से, ये पूरी तरह से SCERT पे आधारित होगा और इसमें हम लोग चैप्टर के आखिरी वाले सवाल यानी ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स MCQ को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, जैसा कि खबर निकल के आ गया है फाइनली कि BSEB ही सक्षमता परीक्षा लेगी, इसलिए हमने पूरी तरह से फोकस SCERT पे अब स्टार्ट कर दिया है। NCERT को अभी हम लोग इसमें छोड़ेंगे और SCERT, प्योर SCERT में जितने भी फैक्ट दिए हैं साथियों, उन सभी फैक्टों को इस वीडियो में जानेंगे। तो साथियों, जितने भी हमारे शिक्षक भाई बहन हैं जो सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके पास हमारी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी और अच्छे से हो सके, क्योंकि मेधा क्रम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों मनपसंद जिला लेने के लिए। तो साथियों, आइए जानते हैं अपने अध्याय नंबर 3 उष्मा से पहला महत्वपूर्ण फैक्ट क्या निकल के आता है। तो कि किसी वस्तु की गर्मी की विश्वसनीयता मापने के लिए उसके ताप से की जाती है। देखिए, उस कितना गर्म है कोई वस्तु कैसे पता करेंगे, तो उसके टेम्परेचर से यानी ताप से। और ये ताप कैसे मापेंगे साथियों, तो ताप मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आप थर्मामीटर देखते होंगे, अधिकतर बुखार वगैरह बुखार में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसी थर्मामीटर को हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहते हैं। साथियों, इसके अंदर जो है पारा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट निकल के आ रहा है साथियों इस चैप्टर से कि डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को माप सकते हैं। अगर फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इस डॉक्टरी थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर माप सकते हैं। ठीक है साथियों, तो अब हम बात करते हैं साथियों कि थर्मामीटर के उपयोग की आवश्यक सावधानियां क्या है। अगर आप इस डॉक्टरी थर्मामीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या क्या आवश्यक सावधानियां बरतनी है, आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले है कि उपयोग करने से पूर्व यानी उपयोग करने से पहले अच्छी तरह से धो लीजिए। निश्चित कर लीजिए कि पारा जो है 37 डिग्री सेल्सियस या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे आ गया है। देखिए, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, फिर थर्मामीटर पढ़ते समय केस नली यानी पारा नली जो है वो आंखों के सामने होना चाहिए, इस बात की ध्यान रखेंगे। उसके बाद है उपयोग करने में क्रम में कठोर वस्तु से टकराने पर टूट सकती है। देखिए, अगर मान लीजिए आप थर्मामीटर को लिए और ऐसे झाड़ रहे हैं उसके पारा को नीचे करने के लिए, तो किसी कठोर वस्तु से टकराएगा साथियों तो वो टूट जाएगा, इसलिए उसका ध्यान रखना है कि टकराए नहीं। और उपयोग करते समय ये जो बल्ब वाला पोर्शन है साथियों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बल्ब वाला पोर्शन है, ये बल्ब वाला पोर्शन इसको नहीं पकड़ना है। ठीक है, इसको पकड़िएगा तो ये टूट जाएगा। तो ये सावधानी हमको बरतनी चाहिए। अब साथियों, आगे बात की जा रही है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो साथियों, मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है साथियों। ठीक है, और ये तो बॉडी टेम्परेचर के इस्तेमाल किया जाता है, ये डॉक्टरी थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए। लेकिन दूसरे चीज़ों को नापने के लिए हम लोग प्रयोगशाला थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको लैब थर्मामीटर कहा जाता है, जिसमें साथियों हम न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 110 डिग्री सेल्सियस के तापमान को माप सकते हैं साथियों। ठीक है, अब चलिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग से संबंधित कुछ सावधानियां हैं उसको बरतना होगा। तो देखिए क्या क्या सावधानी। देखिए साथियों, लैब थर्मामीटर को हमेशा सीधा रखना चाहिए, ऐसे तिरछा नहीं रखना चाहिए। ताप मापी का बल्ब उस तरल अथवा जल से पूरी तरह से घिरा हो ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों को नहीं छूना चाहिए। अब देखिए, जिसका टेम्परेचर मापना है साथियों, उसमें हम क्या करेंगे कि जो थर्मामीटर डाल रहे हैं उसका बल्ब जो है पूरी तरह से पानी से घिरा होना चाहिए उस बर्तन का, तभी जो है हम टेम्परेचर को अच्छे से मेजर कर पाएंगे। ये नहीं कि आप उस बल्ब को, प्रयोगशाला थर्मामीटर के बल्ब को बर्तन से सटा दीजिए तब तो हम टेम्परेचर मापिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट निकल के आ रहा है सुचालक और कुचालक। ध्यान से समझिएगा, सुचालक कुचालक परीक्षा में पूछता है कि ऊष्मा का सुचालक कौन है, कुचालक कौन है। तो देखिए, चालक किसे कहते हैं ऊष्मा का, तो वैसा पदार्थ जो अपने से होकर ऊष्मा को एक सिर से दूसरे सिर तक जाने देता है उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लोहा है और यहाँ पे हमने आग जला दिया,
आग जला दिया। अब इस आग की हीट से इस लोहा में कि एक सिरे पे पड़ रहा है तो दूसरा लोहा का सिरा भी गर्म हो जाएगा साथियों। जैसे कि खाना बनाते वक्त जो है हम अगर कढ़ाई में छोलनी को डालते हैं तो छोलनी का एक सिरा कढ़ाई में रहता है और दूसरा सिरा ऊपर रहता है, फिर भी लेकिन वो दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, क्योंकि जो है एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, स्टील ये सब क्या है, ऊष्मा का सुचालक है साथियों। ठीक है, ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल के आ रहा है ऊष्मा का कुचालक। तो साथियों वैसा पदार्थ जिससे जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से ऊष्मा नहीं जाता है उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। लकड़ी, प्लास्टिक, जल, वायु ये सभी क्या है, ऊष्मा के कुचालक हैं। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है साथियों स्थानांतरण की विधि जो संवहन है। तो साथियों अगर हीट जो है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो रही है उसे क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं पानी को गर्म किया जा रहा है मोमबत्ती के द्वारा, जल के पानी में जा रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संवहन कहेंगे साथियों। तो आई होप आपका यह पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो साथियों सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए साथियों। चलिए अगला पॉइंट निकल के आ रहा है समुद्र से आने वाली हवाओं को समुद्री समीर कहते हैं। याद रखिएगा पूछ देगा परीक्षा में, समुद्री समीर किसे कहते हैं, तो समुद्र की ओर से आने वाली हवाओं को समुद्री समीर कहते हैं। अब साथियों ठंडी वायु का लाभ लेने के लिए देखिए ठंडा ठंडा हवा आता है समुद्र समीर में, समीर का मतलब ही ठंडा होता है साथियों। देखिए तटीय क्षेत्र में क्या होता है, भवनों की खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है ताकि ठंडा ठंडा हवा मिले। ठीक है साथियों, और स्थल की ओर से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है, यह थल समीर कहलाता है। अब देखिए साथियों मिट्टी से यानी जमीन से अगर कोई हवा बह के समुद्र की तरफ जा रहा है तो वह थल समीर, अगर समुद्र से कोई हवा बह के भूमि की तरफ आ रहा है तो वो थल समुद्री समीर, और अगर मिट्टी से यानी भूमि से हवा बह कर समुद्र तक जा रहा है तो थल समीर कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब बात हम करेंगे विकिरण की। तो सूर्य से जो हमें ऊष्मा मिलती है या अंगीठी या हीटर या चूल्हा से जो हमें गर्मी प्राप्त होती है साथियों वो विकिरण के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, विकिरण के द्वारा जो है हमें ये सब चीज़ से गर्मी प्राप्त होता है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर डिनोट कर रहा है। देखिए यहाँ पर समुद्र से पृथ्वी भूमि की तरफ जो है हवा बह रही है यानी ये समुद्री समीर हो गया, और यहाँ पे देखिए फिगर में बताया जा रहा है कि भूमि से जो है समुद्र की तरफ हवा बह रही है तो ये थल समीर हो गया। इसको याद रखिएगा। अब साथियों हम बात करेंगे कि गर्मी में सफ़ेद या हल्के रंग का वस्त्र क्यों अधिक आरामदेह होता है। तो साथियों गर्मी में हल्के या उजले रंग का जो वस्त्र होता है साथियों ये क्या करता है, सभी ऊष्मा को ऊष्मा के विकिरण को परिवर्तित कर देता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए जो है हमें गर्मी में हल्के रंग के कपड़े या उजला कपड़ा पहनना चाहिए साथियों। और ठंडी में जो है ज़्यादा गहरे रंग का भी कपड़ा पहनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है ऊष्मा के विकिरण को अवशोषित कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। इसलिए जो है आप गहरे रंग का कपड़ा को ठंडी में पहन सकते हैं और हल्के रंग के कपड़े को गर्मी में पहनिए। खासकर काले रंग के कपड़े को तो गर्मी में बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये सारे ऊष्मा के विकिरण को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तभी ये काला दिखता है साथियों। चलिए इस तरह से जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 ऊष्मा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे मैच द फॉलोइंग्स की, जो आपके किताब में की आखिरी में दिया हुआ है। कॉलम क कॉलम ख को मिलाना है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा कि गहरे रंग के कपड़े कब पहनना चाहिए, तो गहरे रंग के कपड़े जो है सर्दी में पहनने चाहिए। देखिए गहरे रंग के कपड़े जो है साथियों सर्दी में पहनने चाहिए। और समुद्री समीर बहने का क्या समय है साथियों, तो समुद्री समीर जो होता है वो दिन में बहता है। और हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय क्या है, तो हल्के रंग के कपड़े हम लोग को गर्मियों में पहनने चाहिए। और थल समीर चलने का समय क्या है साथियों, तो थल समीर चलने का समय है रात में। तो चलिए ये हो गया मैच द फॉलोइंग कंप्लीट। अब हम करेंगे काम, सही उत्तर पर चिन्ह लगाएं। देखिए 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 10 से 40 डिग्री सेल्सियस, या इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट में आपको बताना है। 6 का पहला का सही जवाब क्या होगा साथियों, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है बर्फ में लकड़ी की चम्मच डाले जाए तो क्या होगा।
चालन के कारण दूसरा सिर ठंडा हो जाएगा, चालन के कारण गर्म हो जाएगा, कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सुचालक होने के कारण ठंडा हो जाएगा। तो साथियों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे का क्वेश्चन है साथियों, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे के छड़ को डालने पे क्या होगा? छड़ का तापमान बढ़ जाएगा, पानी का ताप बढ़ जाएगा, दोनों का ताप बढ़ जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा साथियों। इसका जवाब ये देखिए 3 नंबर का और 1 नंबर का जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप जवाब जब दे दीजिएगा उसके बाद जो है हम इसका जवाब पिन कर देंगे, ठीक है साथियों। तो इस तरह से जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 हीट क्लास 7 का कंप्लीट हो गया साथियों। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब इससे बाहर जो है परीक्षा में इस चैप्टर से कुछ नहीं पूछेगा साथियों। तो चलिए क्लास देखें यहाँ तक तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी नियोजित शिक्षक भाई बहनों के पास इसको शेयर ज़रूर कीजिए साथियों। चलिए क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।